बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 10 जीवों में श्वसन। और बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि श्वसन क्या होता है, अंतः श्वसन और बहिर्वसन क्या होता है। इसी तरह हमने ये भी समझा था कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है। बच्चों, इस भाग में हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में कि मानव श्वसन तंत्र की संरचना किस प्रकार की होती है। इसी के साथ साथ हम श्वसन की क्रिया विधि को भी समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है। तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है बच्चों? वायवीय श्वसन कहलाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न था हमारा कि श्वसन दर किसे कहते हैं। तो बच्चों, कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है क्या कहलाती है? उसकी श्वसन दर कहलाती है। बच्चों, यहाँ पर श्वसन में हम सांस लेना और छोड़ना दोनों को सम्मिलित करते हैं। तो बच्चों, ये हो गए हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मानव में श्वसन तंत्र। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हम श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों, क्या करते हैं? हम अपने नाखूनों से वायु को अंदर लेते हैं और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया कहलाती है बच्चों अंतः श्वसन। तो हम क्या कर रहे हैं? अंतः श्वसन के द्वारा वायु को अंदर लेते हैं और वायु जो होती है वो हमारी नासा गुहा से प्रवेश करती हुई कहाँ चली जाती है बच्चों? श्वास नली में चली जाती है और श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुँचेगी? हमारे फेफड़ों यानी कि फुफ्फुस में पहुँच जाती है। तो बच्चों, क्या कर रहे हैं? जब भी हम सांस ले रहे हैं तो वायु हमारे नाखूनों में प्रवेश कर रही है और नासा गुहा से होते हुए कहाँ पहुँच रही है बच्चों? फेफड़ों तक पहुंच जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं मनुष्य में श्वसन तंत्र के बारे में। तो बच्चों, मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इधर क्या है बच्चों? नासा गुहा है। जब भी हम सांस ले रहे हैं तो क्या होगा? वायु जो होगी वो इस नासा गुहा से अंदर जाएगी और श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी? हमारे फेफड़ों में पहुँच जाएगी। बच्चों, जो हमारे फेफड़े होते हैं कहाँ पर स्थित होते हैं? हमारी वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। बच्चों, ये जो वक्ष गुहा होती है ये पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। ये जो पसलियां होती है बच्चों, ये फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, क्योंकि फेफड़े क्या है? कोमल अंग होते हैं, तो इनको चोट ना लगे, इससे सुरक्षा कौन करता है? इनका पसलियां जो होती है वो इनकी सुरक्षा करती है। बच्चों, नीचे की ओर जो है यहाँ पर एक पेशीय परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? डायफ्राम या मध्यपट कहते हैं। और ये जो डायफ्राम होता है ये क्या करता है बच्चों? वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है। जब भी हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो वक्ष गुहा के आयतन को कम या अधिक करने का कार्य कौन करता है? ये डायफ्राम करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इस समय जो है इस वक्ष गुहा के आयतन में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों, जब हम अंतः श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं यानी कि वायु को अंदर ले रहे हैं तो क्या होता है? हमारी जो पसलियां होती है ये ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। देखिए इस तरह से ये जो पसलियां है ये ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती है। और बच्चों, जो हमारा डायफ्राम है ये क्या करता है? नीचे की ओर गति करता है। जब ये नीचे की ओर गति करता है तो क्या होता है? इसे वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। इस तरह से नीचे की ओर गति करेगा तो यहाँ पर जो है ये वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा और क्या होगा बच्चों? जो वायु है वो फेफड़ों के अंदर भर जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस समय क्या होता है? फेफड़े जो होते हैं वो वायु से भर जाते हैं। बच्चों, जब हम सांस छोड़ेंगे यानी कि क्या करेंगे? जब हम उच्छ्वसन करेंगे तो क्या होगा? इस समय पसलियां जो होती है वो नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करेगी। ये वापस किस तरफ आएगी बच्चों? नीचे की ओर और अंदर की ओर आएगी। और जो डायफ्राम है वो भी क्या होगा? ऊपर की ओर चला जाएगा यानी कि अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों? इससे जो है वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़ों से वायु जो है वो बाहर की ओर धकेल दी जाती है। तो क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर हमने अंतः श्वसन किया तो क्या करे थे? वायु जो है वो फेफड़ों में भर गई थी। और जब हमने उच्छ्वसन यानी कि बहिर्श्वसन किया तो उस समय क्या हुआ? फेफड़ों से वायु जो है वो वापस बाहर
निकल गई। बच्चों, ये जो अंतः श्वसन और उच्च श्वसन के समय जो गतियां हो रही है, इन्हें हम अपने शरीर में भी महसूस कर सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों, हम एक गहरी सांस लेंगे और अपनी हथेली को जो है वो अपने उदर पर रखेंगे, और जब हम सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे तो हम इन गतियों को आसानी से महसूस कर सकते हैं। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि अचानक से हमें छींक आ जाती है। तो हमें छींक क्यों आती है बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे आसपास वायु के अंदर जो है अनेक अवांछित पदार्थ जैसे कि धूम्र, धूल, परागकण आदि जो हैं वो उपस्थित होते हैं। और जब हम अंतः श्वसन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो छोटे छोटे कण हैं ये क्या करते हैं, हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों के अंदर फंस जाते हैं। हमारी नासा गुहा के अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं, उनके अंदर ये कण फंस जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है बच्चों कि ये जो धूल के कण होते हैं ये हमारी नासा गुहा को पार कर लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो क्या होगा, ये नासा गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं। जैसे ये अंदर चले गए तो नासा गुहा की जो परत है वो उत्तेजित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमें छींक आती है। जैसे ही हम छींकते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये जो अवांछित कण है ये वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में ये व्यवस्था होती है कि केवल स्वच्छ वायु जो है वो ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। जो अवांछित कण हैं वो छींक के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। बच्चों, जब भी हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मुंह और नाक पर रुमाल ढक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम छींक रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो कण हम बाहर निकाल रहे हैं तो जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अंतः श्वसन के द्वारा इन कणों को जो है अंदर ले सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, उसे किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हमें छींक आ रही है या हम खांस रहे हैं तो अपने मुंह और नाक को हमें जो है रुमाल से ढक लेना है। चलिए बच्चों, आगे हम बात कर रहे हैं श्वसन की क्रियाविधि की, और इसको समझने के लिए बच्चों हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है, हमें प्लास्टिक की एक चौड़े मुंह वाली जो है हम एक बोतल लेंगे। इस तरह हमें एक बोतल लेनी है प्लास्टिक के चौड़े मुंह की। अब क्या करेंगे, हम इसको नीचे से पैंदे में से काट देंगे, और काटने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि बोतल के ढक्कन के अंदर जो है एक छेद करेंगे, जिसमें क्या हो कि एक नली जो हमने ली है वाई के आकार की, इस तरह से वाई के आकार की हमें नली लेनी है, और ये नली जो है वो इस बोतल के ढक्कन में जो है वो आसानी से चली जाए। इस तरह हमें जो इस बोतल के ढक्कन में छेद करना है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारी वाई आकार की नली है इसके दोनों किनारों पर हमें जो है 2 गुब्बारे बांध देने हैं। बच्चों, इन गुब्बारों को हमें फुलाना नहीं, इस तरह से पिचके हुई हमें जो है ये गुब्बारे इस पर लगा देने हैं। अब क्या करेंगे, इस नली को हमने बोतल के अंदर लगा दिया, ढक्कन के अंदर हमने फंसा दिया है, और क्या करना है, बोतल को जो है हमें ढक्कन लगाकर सील बंद कर देना है कि उसमें वायु जो है वो प्रवेश ना कर पाए। अब क्या करेंगे बच्चों, बोतल का जो खुला हुआ पैंदा है जो हमने नीचे से काटा था, इस तरह का जो नीचे वाला पैंदा है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक की या रबड़ की एक शीट जो है उसे हम अच्छे से बांध देंगे। तनी हुई अवस्था में हमें इसे बांध देना है। बच्चों, यहाँ पर ये जो गुब्बारे हमने लगाए हैं ये किसका कार्य कर रहे हैं, हमारे फेफड़ों का कार्य कर रहे हैं, और नीचे हमने जो रबड़ की या प्लास्टिक की शीट लगाई है वो डायफ्राम की तरह कार्य करती है। बच्चों, जैसे ही हम इस रबड़ की शीट को नीचे खींचेंगे तो क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा और वायु जो होगी वो फेफड़ों में भर जाएगी, यानी कि इन गुब्बारों में भर जाएगी। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अंतः श्वसन की प्रक्रिया हो रही है। इस तरह से जो है हमारे फेफड़ों में वायु भर जाती है। और बच्चों, जब हम इस रबड़ की परत को अंदर की ओर धकेलेंगे तो क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा और वायु जो है वो बाहर निकल जाएगी और फेफड़े जो है यानी कि जो गुब्बारे हैं ये पिचक जाएंगे। तो इस समय जो है क्या हो रही है, उच्च श्वसन की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह से जो है हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया होती है। बच्चों, ये जो वायु हम उच्च श्वसित कर रहे हैं इसमें कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है, इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए करेंगे हम एक क्रियाकलाप। क्या करना है बच्चों, हमें एक साफ परख नली लेनी है जिसमें कॉर्क लगा हुआ हो। अब इस परख नली में हम डालेंगे थोड़ा सा ताज़ा बना हुआ चूने का पानी और एक स्ट्रॉ लेंगे। स्ट्रॉ को जो है हम इस परख नली में इस प्रकार से रखेंगे कि जो स्ट्रॉ का एक सिरा है वो इस चूने के पानी में डूबा रहे। अब क्या करना है बच्चों, हमें स्ट्रॉ को इस वाले सिरे पर हम फूंक मारेंगे और फूंक हमें इस तरह से मारनी है कि जो वायु बाहर निकल रही है वो इस चूने के पानी में प्रवाहित
हो जाए तो बच्चों थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जो चूने का पानी है उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि जो उच्छ्वसित वायु है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। बच्चों जब हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने समझा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है। बच्चों जब भी हम वायु को अंतःश्वसन कर रहे हैं या उच्छ्वसन कर रहे हैं तो उस समय जो वायु हम ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। बच्चों आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम किसी दर्पण के सामने, कांच के सामने जो है उच्छ्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है? उसकी सतह धुंधली हो जाती है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? नमी उपस्थित होती है। ऐसा आपने जरूर करके देखा होगा। जब भी हम कांच के सामने खड़े होकर वायु को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? कांच की जो सतह है वो धुंधली हो जाती है। तो बच्चों जो भी वायु हम अंतःश्वसन में अंदर ग्रहण कर रहे हैं या उच्छ्वसन में बाहर निकाल रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण होता है। बच्चों चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि जब हम अंतःश्वसित वायु की बात कर रहे हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? इसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि अंतःश्वसन के समय हम ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन का प्रतिशत अधिक होता है। बच्चों जब हम वायु को बाहर निकाल रहे हैं यानी कि कौन सी वायु है? उच्छ्वसित वायु है, तो उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 16.4% होती है। ली कितनी थी बच्चों? हमने 21% और छोड़ते समय कितनी रह गई? उसमें 16.4% ऑक्सीजन रह गई है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका प्रतिशत कितना हो गया है? 4.4%। यानी कि जब हम वायु को बाहर छोड़ रहे हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है वो बढ़ गया। और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जब हम उच्छ्वसन करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर छोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये भाग जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि अंतःश्वसन के समय डायफ्राम किस ओर गति करता है, और दूसरा प्रश्न है कि उच्छ्वसित वायु के कारण चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है। बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।